दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड मिडवल इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट में किया था, उसी तरह कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी पहले शॉर्ट में करें। लेकिन यहाँ थोड़ा करने का तरीका अलग होगा। यहाँ हम लोग इसको ईयर वाइज करते हैं, फिर इसके बाद सभी का एक एक चैप्टर अगली क्लास से एंशियंट मिडवल मॉडर्न का हम लोग डिटेल में करते जाएंगे। तो आज का शुरू करते हैं। ईयर वाइज मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको अलग अलग लोगों ने अपने अपने नज़रिए से अलग अलग व्यू दिया। खैर जैसा भी हो, हम भारतीयों के लिए ये पहला ही स्वतंत्रता संग्राम माना जाएगा। 1800 स्वतंत्रता संग्राम को बुरी तरह से यूनिटी ना होने की वजह से कुचल दी जाती है और जो 9 सेंटर से 9 लीडर थे उनको अलग अलग टीम बनाकर अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1858 का एक्ट लाया। 1858 में उन्होंने बहुत सारा सुधार किया। गवर्नर जनरल को चेंज किया, वायसराय लाया। वायसराय का मतलब यहाँ सिर्फ नाम चेंज से था, पावर और पद वही था। अब यहाँ पर 1958 के एक्ट में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। 1958 के बाद 1861 का एक्ट अंग्रेज़ हमारे लिए लाते हैं और 1861 के एक्ट में भी हमें कुछ न कुछ रियायत मिली। हमारे इंडियन अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें 1861 से बहुत कुछ लाभ मिला। इसके बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, जब यहीं का एक पिछले कई सालों से काम कर रहा अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और उस समय वायसराय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, और उन दोनों ने आपस में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डफरिन का सोच कुछ अलग था, ह्यूम का सोच अलग था, लेकिन ह्यूम को भारतीय समर्थक माना जाता है और उसको डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना की सलाह दी। ऐसा रेफरेंस मिलता है कि वो जब ये जान जाता है कि भारतीयों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि 1857 जैसी घटना दोबारा न हो, और उसके लिए वो ह्यूम को अपनी तरफ करता है और ह्यूम को बोलता है कि अगर तुम भारतीयों के वाकई में समर्थक हो तो उनके लिए एक मंच क्यों नहीं देते, उनको यूनाइट क्यों नहीं करते। जब तक यूनाइट नहीं करोगे वो क्या करेंगे। वो बोलता है सच, बोलता है हाँ। उसके लिए मंच सुझाता है और उस मंच का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका से उठाया गया एक शब्द था जिसका मतलब होता है लोगों का जन समूह, जहां लोगों का जन समूह इकट्ठा हो, और ऐसे भारतीयों के लिए एक मंच मिलता है जो आगे चल करके स्वतंत्रता तक ले जाता है। अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके लिए पहले के 2 प्लेस जहां डिसाइड किया गया था नहीं हो पाने के कारण जल्दीबाजी में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया जाता है, जिसका सेक्रेटरी A.O. ह्यूम ही बनता है और अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया जाता है। और यहाँ से हम भारतीयों की स्वतंत्रता के प्रति अवेयरनेस की पहली ईंट रखी जाती है। और उसके बाद 1885 से 1905 तक का युग उदारवादी युग, लिबरल एज कहा गया है, क्योंकि इस समय परिस्थिति ही ऐसी थी और जितने भी हमारे नेता थे वो काफ़ी एज के थे और उन्होंने सोचा कि अभी हम अंग्रेज़ों से सीधे टकरा नहीं सकते, अनुनय विनय का साधन ही ठीक रहेगा। और इस तरह उन्होंने अवेयरनेस लाना शुरू किया और 1885 टू 1905 तक भारत में अच्छी खासी अवेयरनेस आ गई। उसी बीच दोस्तों एक घटना घटती है 1904 में। 1904 में रूस और जापान में युद्ध होता है और उसमें जापान जैसा छोटा सा देश रसिया जैसे पावरफुल देश को हरा देता है। इसके पहले हमारा ये मानना था कि अंग्रेज अपराजय हैं, इन्हें हराया नहीं जा सकता, लेकिन अब इसके बाद भारतीयों को ये लगने लगता है कि अब हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं, और इसी से इंस्पायर होकर एक नई विचारधारा का भारत में जन्म होता है जिसे हम उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ प्रमुख नेता लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे नेता ये
अब स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जैसा भावना पैदा होता है। और ये आगे चलकर इतनी जागरूकता आ जाती है कि 1905 का गवर्नर जनरल जो बंगाल में कर्जन था वो डर जाता है और डर के कारण डिवाइड एंड रूल की तरह बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करने की साजिश करता है। इसके बाद 1906 में एक घटना घटती है जिसमें तब का जब आज का बांग्लादेश उस समय भारत में था, वहाँ पे 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके 3 प्रमुख लीडर थे, आगा खां, सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 1907 तक आते आते कांग्रेस में ये जो 2 विचारधारा, एक नरमपंथी और एक उग्रपंथी, दोनों में मतभेद ज़्यादा बढ़ जाता है और सूरत के कांग्रेस सम्मेलन में ये फूट साफ दिखाई देती है और अध्यक्ष पद को लेकर दोनों में कड़वाहट हो जाती है और दोनों 2 विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं और कांग्रेस में इस तरह विभाजन हो जाता है। इसके बाद 1908 में अंग्रेज कहा जाता है कि 1907 से ही अगली तैयारी में थे, वो भी देख रहे थे कि भारतीयों की अवेयरनेस अब बढ़ते जा रही है और इस अवेयरनेस को तोड़ने के लिए वो एक नए एक्ट की तैयारी कर रहे थे जिसे हम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं और वो 1909 में आता है। पुरजोर विरोध किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए पहला घाव का काम करता है, सांप्रदायिकता का पुट इसमें दिखाई देता है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात होती है, देश अब बटने की कगार पे आ जाता है और अंग्रेजों की ये साजिश जितने भी भारतीय बड़े नेता थे उस चीज़ को समझते थे, इसलिए इसका बहुत विरोध होता है। उसके बाद 1910 से लेकर, हालांकि 1910 में एक घटना घटती है जो कि सब्जेक्ट से अलग है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन होता है। इसके बाद 1911 में भारत में अब तीसरी विचारधारा का जन्म होता है जिसे हम रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी विचारधारा के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों ने क्रांतिकारी भावना के तहत आंदोलन में कूद पड़ते हैं, जिसमें नाम हम कुछ ले सकते हैं। इधर नॉर्थ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराष्ट्र में चाफेकर बंधु, बंगाल में सूर्य सेन, इस तरह बहुत सारे नेता क्रांतिकारी विचारधारा के तहत काम करना शुरू करते हैं। अब उसी बीच 1912 और 13 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट स्टार्ट हो जाती है, जिसका परिणाम 1914 में दिखाई देता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इसी बीच आप लोग को ये भी पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को एक सफल सत्याग्रही के रूप में भारत में गांधी की वापसी होती है। वो भारत के लिए एक स्वर्ण युग दिन है क्योंकि यही जो आगे चलकर कोई नहीं जानता था कि इतना महान काम करेंगे। अब 1916 की बात करें तो 1916 में पूरा भारत भ्रमण करते हैं गांधी जी, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। और 1916 में जो 1907 में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस 2 विचारधारा में, वो लखनऊ सम्मेलन में 1916 में एक हो जाते हैं, फिर से यूनाइट हो जाते हैं। 1917 की बात करते हैं। 1917 भी बहुत यादगार है, कारण कि 1917 में हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी घटना, इसी साल श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला चेयरपर्सन बनती हैं। इसी तरह 1917 में गांधी की बात करें तो चंपारण का सफल सत्याग्रह करते हैं और वर्ल्ड में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति होती है। इसके बाद 1918 में बात करें तो 1918 में अब एक फिर अंग्रेज नए साजिश के तहत एक नए एक्ट की तैयारी करने लगते हैं, जिसका परिणाम 1919 में दिखाई देता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में। और उसी बीच 1919 में एक घटना घटती है जिसे कोई भूलना नहीं चाहेगा, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, और इसके कारण हमारे सारे नेता बहुत नाराज़ हो जाते हैं, जिसमें गांधी और सब अंग्रेज़ों ने इन लोगों को जो उपाधियाँ दी थी वो सब वापस कर देते हैं और 1919 के जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध एक नया जोश पैदा होता है और गांधी को मजबूर किया जाता है और कहा जाता है गांधी अब एक आंदोलन चलाइए, हम सब आपके साथ हैं। और तब गांधी जाके नॉन कॉपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन यानी कि अंग्रेज़ों के काम में अब हम सहयोग नहीं करेंगे।
असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा होता है 21, लेकिन 22 में एक छोटी सी घटना गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पे हो जाती है, जिसमें उग्र भीड़ एक थाने में आग लगा देती है, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार सहित जल के मर जाते हैं। जब ये सूचना गांधी जी को मिलती है, गांधी जी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो हिंसात्मक विचारधारा के थे, उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो आंदोलन को, जब ये घटना डेट था 5 फरवरी, और इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लेते हैं। इससे भारत के जो बड़े नेता थे, खासकर भगत सिंह भी उसमें थे, सभी लोग गांधी की इस डिसीजन से काफ़ी नाराज होते हैं। उनका ये कहना होता है कि एक छोटी सी घटना से देश में इतना बड़ा आंदोलन, जो कि अब आज़ादी तक पहुंचने वाला था, आपने अचानक से वापस ले लिया, इसमें बाकी लोगों की क्या गलती थी। लेकिन शायद गांधी की विचारधारा को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि गांधी की तो विचारधारा ही थी कि एक व्यक्ति भी हिंसा से नहीं मरना चाहिए। और इस नाराजगी का परिणाम ये दिखता है कि 1922 के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज्य पार्टी सफल भी होती है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनकर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और अंग्रेज़ों का विरोध करें, जो कि आज इसी पे आप देखे होंगे केजरीवाल इस विचारधारा से दिखाई देते हैं, और स्वराज नाम की बुक भी उन्होंने लिखी है। तो ये भी सक्सेस होता है, अच्छा चल रहा होता है। लेकिन 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू अकेले पड़ जाते हैं, और ये आंदोलन और ये पार्टी फिर समाप्त हो जाती है। इसके बाद 1924 की अगर बात करें तो 1924 आप जानते हैं कि 1885 से 1947 तक हर साल कांग्रेस का सम्मेलन होता था। उसमें ओनली 1924 एक ही सम्मेलन है जो कर्नाटक में बेलगांव में हुआ था, जिसके गांधी जी चेयरमैन थे। ये एक खास घटना थी। इसके बाद हम 1927 की बात करते हैं तो 26 भूमिका में जाते हैं। 26 से अंग्रेज भारत में एक 7 सदस्यीय कमीशन बिठा रहे थे, जिसका नाम था साइमन कमीशन, जो लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में था। वो ये देखने आ रहे थे कि भारत इस स्थिति में है कि क्या उसे ऑटोनॉमी स्टेट बनाने का वो दिया जाए और या नहीं। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इससे हमारे मन में, भारतीयों के मन में ये रहा कि जो हमारी स्थिति को देखने आ रहे हैं और उसमें हमारे ही लोग नहीं हैं, तो हमारे साथ कहाँ जस्टिस होगा। और इसका अगेंस्ट हम करते हैं और इसका लीडरशिप दिया जाता है लाला लाजपत राय को। लेकिन लाला लाजपत राय के समय में जो अंग्रेज़ एक आर्मी का हेड रहता है स्कॉट, वो लाठी चार्ज का ऑर्डर देता है, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और 18 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1928 की बात करें तो इस समय एक अंग्रेज जनरल बर्केनहेड नाम है उसका, वो चैलेंज करता है भारतीयों को कि आप लोग इतना ही अगर वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो तो क्यों नहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये चैलेंज मोतीलाल नेहरू एक्सेप्ट करते हैं और हमारे वर्तमान संविधान जैसी सेम 6 सदस्य के साथ मिलकर संविधान को तैयार कर देते हैं, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार कर देता है और इस कारण ये रिपोर्ट डब्बे में चले जाती है। अब 1929 आता है। 1929 का चेयरमैन JL नेहरू रहते हैं। लाहौर में रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज से भारत हर साल पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएगा, और वो दिन 26 जनवरी रहता है। इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे कि 26 नवंबर का संविधान बनने के बाद हमने इस डेट का इंतजार किया उसको, उस चीज़ को सम्मान देने के लिए। इसके बाद 1929 के बाद 1930 फिर वो दूसरा दिन आता है जब गांधी जी अपना दूसरा आंदोलन लेके आते हैं, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि सविनय के साथ अवज्ञा करना, और इसके लिए नमक जैसी चीज़ को अपना हथियार बनाते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए नमक शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सब जानते हैं भारत में नमक हराम, नमक हलाल, नमक खाया है, ऐसी बातें होती रहती हैं। नमक का हमारे हिंदू ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस चीज़ को उठाते हैं, ऐसी चीज़ जिससे हर व्यक्ति का इमोशंस जुड़ा हो
और नमक कानून बनाकर तोड़ा जाता है, दांडी मार्च करते हैं। उसके बाद ये सफल चल रहा होता है, लेकिन इस समय शायद लॉर्ड इरविन कुछ ज़्यादा ही समझदार था, वो माइंड गेम खेलता है और मोहम्मद अली जिन्ना और आम्बेडकर को तैयार कर लेता है कि क्या आप कुछ अपने दलित भाइयों के लिए नहीं करना चाहोगे, क्या आप अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ नहीं करना चाहोगे। और ये लोग 14 सूत्रीय कार्यक्रम बना के बैठ जाते हैं। गांधी को जब पता चलता है, गांधी को जब लॉर्ड इरविन कहता है कि आप आंदोलन क्या कर रहे हो, आओ बात करते हैं, लंदन में बैठते हैं, राउंड टेबल पे बैठते हैं, इसीलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन पड़ा। लेकिन गांधी जी समझ जाते हैं, फर्स्ट में शामिल नहीं होते हैं। और जब उनको ये पता चल जाता है कि जिन्ना और अंबेडकर अपने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम, उनको भी समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। और ये भारत के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जिसको शायद गांधी बेहतर समझ रहे थे, क्योंकि गांधी जानते थे कि अंग्रेजों की ये बांटने की साजिश एक भारत के लिए श्राप बन के रह जाएगी, जो आज हम सब देख रहे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम का क्या हश्र हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असफल हो जाता है। गांधी जी को जो समझा के हम भेजे रहते हैं वो नहीं हो पाता है। गांधी जी काफ़ी निराश होते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हमने रोटी मांगी थी, हमें पत्थर मिला, वगैरह वगैरह। इसके बाद 1934 आता है और 1935 में इसकी तैयारी की भूमिका 1934 में बनती है और 1935 का एक्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें लगभग 200 आर्टिकल 1935 से लिया, यानी ये कहीं ना कहीं हमारे फेवर में था। इसके बाद हम 1937 की बात करते हैं। 1937 में पहला प्रांतीय अधिवेशन हुआ और सम्मेलन हुआ और चुनाव भी। उसके बाद 1938 का जो कांग्रेस का सम्मेलन है फैजपुर में होता है, जिसे सुभाष चंद्र बोस चेयरमैन बनते हैं। फिर 1939 ये महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जबलपुर के पास त्रिपुरी में जब कांग्रेस का सम्मेलन होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर जीत जाते हैं, लेकिन गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को गांधी के लोग सपोर्ट करते हैं और इससे काफ़ी दुख होता है सुभाष चंद्र बोस को। और इसके बाद वो भारतीय राजनीति से दूरी बना लेते हैं और एक अपना अलग अभियान चलाते हैं। फिर 1940 की बात करें तो 1940 में गांधी जी फिर एक नया आंदोलन, जिसे हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति रोड पे जाता था और दिन भर सत्याग्रह करता था, वापस चले आता था। लेकिन जैसा कि अंग्रेज जब इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन जो असहयोग या सविनय चल रहा था, जब उससे उनको फर्क नहीं पड़ा तो एक व्यक्ति से क्या फर्क पड़ता, और यही कारण था कि शायद ये आंदोलन असफल हो गया। गांधी जी ने इसे वापस लिया, लेकिन अब गांधी जी पे प्रेशर पड़ने लगा था और ये बात होने लगी थी कि अब लेट हो रहा है, और शायद गांधी जी को भी ये समझ में आ रहा था कि अब हम लेट हो रहे हैं। और इसलिए 1942 में डू और डाई, करो या मरो का नारा लगाते फिट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि 10 बजे तक सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और बच जाता है यूथ के हाथ में इंडिया, और खूब तोड़फोड़ बहुत सारा वायलेंट होता है। और अंग्रेजों को अब ये समझ में आ जाता है कि अब हम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। और उस समय का जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो है, ये इंग्लैंड जाता है और वेबल प्लान लेकर आता है। वेबल प्लान पे बहुत बात होती है, फिर लॉर्ड वेबल भी चले जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि 3 जून 1947 को हम आपको आज़ादी की घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कर दी जाती है। और इस तरह 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, और जो तीसरे इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे वो अलग से राज्य होंगे। और इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने कोशिश की है ईयर वाइज पढ़ाने की, ताकि आपको शॉर्ट में घटनाएं याद हो जाएं ईयर के साथ। अब हम आगे की क्लासों में एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोग को इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।